कॉमन हो गया सारे में। इसके बाद क्या है, इसके बाद बोला गया था अगर रिंग में एक भी एटम ऐसे जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, सिंगली बॉन्डेड एटम अगर कार्बन है तो वो ऑलवेज sp3 होगा। तो सिंगली बॉन्डेड कार्बन है एक, और यहां पर सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड है, यानी ये कैसा हो गया Na, नॉन एरोमेटिक हो गया। रिंग में एक भी एटम ऐसा जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, यहां पर दो कार्बन ऐसे जिनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, तो कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक Na हो गया, राइट। थर्ड वन के बारे में बात करें, रिंग में पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज कर सकता है, ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था। पॉजिटिव चार्ज और ओवरऑल रिंग में डीलोकलाइज कर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनने हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। तो सिंस एक पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इंटायर रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, तो सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ये कैसा कंपाउंड है, आयन है, एरोमेटिक आयन है। आइए बात करते हैं, रिंग में ऐसे 2 कार्बन एटम है जिनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, अगर ऐसा है तो आंख बंद करके आपको आंसर देना नॉन एरोमेटिक। रिंग में सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। तो बात है कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, तो चेक कर ले कितने पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड इसमें हो गए 2, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है AA, एंटी एरोमेटिक। सिमिलरली 6th वन के बारे में बात करें, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस ले सकता है। पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के 4 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। पॉजिटिव चार्ज यहां पर डबल, ठीक अपोजिट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा डबल बॉन्ड है, इसके 4 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। उस टोटल रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, तो आंसर है 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा तो एरोमेटिक होगा, तो ये सिस्टम कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। बात करते 7th वन में, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर लोन पेयर, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सुनिए और इसको चाहो तो पॉइंट्स में आप लिख लीजिए, नोट करके पॉइंट में लिख लीजिए। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए पाई इलेक्ट्रॉन। कहीं चाहे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, बात याद रखिएगा, इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस या इन डीलोकलाइजेशन, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली जो लोन पेयर देख रहे हैं, ये क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इससे रेजोनेंस ले सकता है, ये भी इससे रेजोनेंस ले सकता है, तो दोनों क्या बेसिकली, ये एक तरीके से 2 पाई हो गया और ये हो गया 2 पाई। एक पाई बॉन्ड इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो टोटल 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन मतलब एरोमेटिक होगा। 8th वन के बारे में बात किया जाए, एक भी एटम ऐसा जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगा, नॉन एरोमेटिक Na, ये तो सबसे आसान है नॉन एरोमेटिक आइडेंटिफाई करना। अगेन पॉजिटिव चार्ज का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, तो 2 पाई बॉन्ड है, आंसर होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डी, AA, एंटी एरोमेटिक। 10th वन के बारे में बात किया जाए, अगेन लोन पेयर रेजोनेंस में है, दोनों पाई बॉन्ड से रेजोनेंस लेता है, यानी इसे आप किसके तरीके कंसीडर करेंगे, यस पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, दैट्स वाई इसे एरोमेटिक बोलेंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, दैट्स वाई इसे एरोमेटिक। 11th वन, ये तो सबसे सिंपलेस्ट है, इसको नहीं पता तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दे रहे हैं, तो बेंजीन है, 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, दैट्स वाई एरोमेटिक। 12th वन के बारे में बात, 12th वन को बेसिकली बेंजाइन बोलते हैं, है ना। आइन का मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से है, बट यहाँ पर जो आइन है वो इंटायरली डिफरेंट है, जो नॉर्मल एल्काइन होता है वहां से डिफरेंट है। इसके डिटेल्स के बारे में जब आप बेंजाइन पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, तो वहां पर डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल अभी क्लोरोबेंजीन का एमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, जैसे कार्बोकेटाइन कार्बन एल्फिनेट कर होता है उसी तरीके बेंजाइन। ये बहुत आगे आपको 12th के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ये एज ए इंटरमीडिएट। तो याद रखना, जितनी जरूरत है उतना ही काम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्टेबल सिस्टम कौन सा होता है, एरोमेटिक सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 तो हो ही चुके हैं, 2 ये दोनों ले लेंगे तब तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो एंटी एरोमेटिक है।
एंटी एरोमेटिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अनस्टेबल सिस्टम कौन सा होता है? एंटी एरोमेटिक होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्टेबल सिस्टम कौन सा होता है? एरोमेटिक। इसके बारे में एक पॉलीगन रूल है, वो भी मैं भी आप इसके जस्ट बाद में आपको बताऊंगा। तो एंटी एरोमेटिक क्या है? सबसे अनस्टेबल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक के बारे में बता दे, इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि रूम टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज कर जाता है। तो कभी कोई ऐसा पूछ जाए कि विच कंपाउंड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है उनमें से कौन सा एंटी एरोमेटिक बेसिकली। तो इसमें केवल ये पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर आप अच्छे से समझे इसको, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करने की कोशिश करें, दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो एक पाई बॉन्ड तो पी वाई लेटरल ओवरलैपिंग से बना होगा, और दूसरा पीजेड। तो इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, यहाँ पर पी वाई सारे लोग क्या होंगे? प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जबकि पीजेड क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो केवल पी वाई वाले का ही कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, और पी वाई वाले का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, यानी केवल एक पाई बॉन्ड हम लोग कंसीडर करेंगे जब इसमें रेजोनेंस मिलेंगे। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, जिसे हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक। बहुत ही फेमस कंपाउंड है नॉन बेंजोनाइट। बेंजीन नहीं है, फिर भी अभी तक आप इससे पहले बेंजीन, एरोमेटिक की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज आती है भाई बेंजीन। बेंजीन के अलावा भी एरोमेटिक की दुनिया जो कि आप देख रहे हैं। तो ये नॉन बेंजोनाइट है। पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, यानी कि ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। और अगर एरोमेटिक है तो इसका नाम जानो, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। इसको ट्रोपाइलियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपाइलियम आयन। इसमें जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम लोग बात की तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रोपाइलियम आयन। 14 के बारे में बात की जाए, 14 क्या है? अपेरेंटली 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर स्टूडेंट ये बोलते हैं नो एंटी एरोमेटिक। 8 पाई है तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, और जो जैसा नहीं दिखता है वैसा होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही सेम केस है, जहां पर जैसा आप देख रहे हैं वैसा नहीं है, और जैसा नहीं देख रहे हैं वैसा है। जैसा आप देख रहे हैं वैसा नहीं है, और जैसा नहीं देख रहे हैं वैसे ही है। तो वैसा क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल, इसको मैं स्टार बना के अभी मैं इसको सेपरेटली डिस्कस करूंगा। तो ये जो सिस्टम है बेसिकली नॉन एरोमेटिक, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो उससे नहीं। कैसे नॉन एरोमेटिक में डिस्कस करने वाला हूं, सेपरेट सारे रेस करके डिस्कस करूंगा। 15 के बारे में बात करें। 15 अगेन पॉजिटिव चार्ज से रेजोनेंस ले सकता है। कंप्लीट रिंग में डीलोकलाइजेशन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन? तो आंसर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। सिमिलरली यहां पर भी नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर होगा। लोन पेयर सिंस रेजोनेंस में है, लोन पेयर ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल गया, यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल गया। ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? तो आंसर होगा 10 पाई, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन मतलब एरोमेटिक हो जाएगा। 17 के बारे में बात करें। 17 भी नॉन 8 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा तो वो सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। हम लोग 18 के बारे में बात करें। 18 अगेन 2 2 4 2 6 2 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, मतलब 4n + 2 पाई की कैटेगरी में आ गया। अपेरेंटली लग रहा है कि ये एरोमेटिक, लेकिन यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ जाला है। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। कैसे है? इसको स्टार बना दे, इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा। बात करते हैं 19 के। इसके बोरान है वैकेंट पी ऑर्बिटल। बेसिकली जो बी है वो कार्बोकेटाइन इक्विवेलेंट होता है, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। कहीं पर अगर बी है तो कार्बोकेटाइन इक्विवेलेंट। देखिए अगर बी इस तरीके है तो ये इक्विवेलेंट है कार्बोकेटाइन। कैसे कार्बोकेटाइन के इक्विवेलेंट? आइए बात करते हैं। बोरान के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन केमिकल कॉम्बिनेशन में चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हो गए, राइट। कार्बोकेटाइन, कार्बन पॉजिटिव चार्ज कब होगा? तो कार्बन न्यूट्रल होगा। तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4 में से 3 निकाल देंगे। पॉजिटिव चार्ज इट सेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो कितने बचे होंगे? 3, और तीनों केमिकल कॉम्बिनेशन में चले गए। तो यहां पर भी वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोकेटाइन हो या न्यूट्रल बोरान हो, इक्विवेलेंट दोनों एक जैसे काम करेंगे।
ये और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बस यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है। हमें चार्ज न्यूट्रल से मतलब ही नहीं, कंडीशन होल्ड होना चाहिए। तो ऐसा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज का डी लोकलाइजेशन यानी इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डी लोकलाइजेशन होगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन? 6 पाई। यहाँ पर जो पी वाई पी वाई पी वाई सारे इसमें जो 7 एटम्स है इंक्लूडिंग बोरान, सारे के पी ऑर्बिटल पी वाई वाले अगर है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, कंप्लीट डी लोकलाइजेशन होगा, यानी कि ये कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। 20th के बारे में बात करें, बिल्कुल सेम चीज यही हो गया, ये केस और इसमें से कोई डिफरेंस नहीं है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। 20 के बाद 19th वन के बारे में बात करें, इस सिस्टम में टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन, यहां पर भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन यहां पर है, बट सेम टाइम ये एरोमेटिक है, वो नहीं है, कैसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, थोड़ा सा वेट करिए। 20th के बारे में बात करें, लोन पेयर अगर रेजोनेंस में है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन के तरीके कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर इस पाई बॉन्ड से भी रेजोनेंस ले सकता है, ऐसे भी ले सकता है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन का किसी भी रिंग में डी लोकलाइजेशन है, कभी भी ये मैटर नहीं करता है कि रिंग में कार्बन एटम है या नॉन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिंग में डी लोकलाइजेशन होना चाहिए उस कैटेगरी की बॉडी। तो 6 पाई का है। अब बात है यहां पर, याद रखिएगा किसी भी एटम के पास कितने भी लोन पेयर, सेम टाइम एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में जा सकता है। फिर से सुन लीजिए, किसी भी एटम के पास कितने भी लोन पेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एट ए टाइम केवल एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में जाएगा। ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जाएगा तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना? 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन एरोमेटिक हो गया। रिंग में कौन एटम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन के डी लोकलाइजेशन। तो कंप्लीट डी लोकलाइजेशन हो रहा है, कितने पाई बॉन्ड है? 6 पाई बॉन्ड, दैट्स व्हाई आपका एरोमेटिक। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं 14th वन के बारे में। 14th वन में ऐसा क्या खास है जो कि एरोमेटिक नहीं है, सॉरी नॉन एंटी एरोमेटिक नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं 14th के बारे में, है ना। हम लोग बात करने जा रहे हैं 14, जिन जो हमारे मतलब का नहीं उसको इरेज कर दे रहे हैं, हम लोग 14th के बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना। जिनको डिस्कशन करना है उनको मैं रखता हूँ, बाकी सारा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। 14th के बारे में बात करते हैं। चलिए 14th के बारे में, इसे क्या बोलते हैं? कॉट। क्या बोला जाता है? कॉट। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइड, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइड, COT, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइड इसे बोलते हैं। कॉट कैसा है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइड जैसा आप देख रहे हैं वैसा नहीं है। एक्चुअली ये जो होता है ये इस शेप में एग्जिस्ट करता है। किस शेप में एग्जिस्ट करता है? इस शेप में एग्जिस्ट करता है। ये टब शेप में होता है। कैसा होता है? टब शेप। टब आपने देखा होगा, है ना, आपके घर में टब होगा, नहाने वाला टब ऐसा, कपड़े धोने वाला भी हो सकता है ऐसा ही। अल्टरनेट ऑर्डर पे सिंगल डबल का अरेंजमेंट कर दे, राइट। तो जो टब होता है इस तरीके से होगा, उसके अंदर पानी आप भरते स्टोर करते, पानी स्टोर हो जाता है। अगर टब सोचो ऐसे फैला दीजिए प्लेन में आ जाए तो क्या पानी स्टोर हो पाएगा? सारा सारा पानी बह जाएगा। तो एक्चुअल में ये इस तरीके से नहीं है, फैला एक प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, ये ऐसा होता है, टब शेप में होता है। और बताइए टब शेप प्लेनर है या फिर नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर अगर कोई भी सिस्टम होगा तो वो कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। तो आप जो देख रहे हैं कॉट, कॉट का कैसा होता है? कॉट देखिए, कॉट के बारे में समझ लीजिए। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तब तो आप इसको बता सकते हैं, अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। तो बस इतनी बात पता होनी चाहिए। बहुत ही फेमस कंपाउंड है, याद रखिए, कॉट साइक्लो ऑक्टा टेट्राइड। अगर इसके ऐसे शेप के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आंसर बता पाना थोड़े से मुश्किल होगा, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये एक्चुअल में इस शेप में एग्जिस्ट करता है,
की जो शेप होता है वो नॉन प्लेनर होने की वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो साइक्लिक सिस्टम में अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो तो ऑटोमेटिकली वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। 17th वन में भी देखिए वही बात आ रही है ना, नॉन एरो। और ये कंडीशन होल्ड कर रहा है एंटी एरोमेटिक, लेकिन इस तरीके से आ जाएगा। तो बस यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन एटम हो जाएगा, बस केवल इतना डिफरेंस हो जाएगा ना। यहाँ पर 2 कार्बन एटम, यहाँ पर एक सिंगल कार्बन एटम हो तो 17 हो जाएगा। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इस कंपाउंड के बारे में, है ना। चलिए इस कंपाउंड के बारे में भी समझ लीजिए। ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का केस है, इसको समझिए थोड़ा सा। मैं इसको डिटेल्स में बात करता हूं। ऐसा दे रखा है ना। इसमें जो 2 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ना, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, वो सारे कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन यहां पर है, इंटीरियर हाइड्रोजन। इंटीरियर हाइड्रोजन, ये इंटीरियर हाइड्रोजन चूंकि रिंग जब बन नहीं है तो कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री आती है। तो इसके जो कैविटी में स्पेस है बहुत ही कम स्पेस है। इतना कम स्पेस होता है कि दोनों हाइड्रोजन एक ऊपर एक टकराते रहते हैं। दोनों हाइड्रोजन ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे टकरा रहे हैं, और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ऐसे दोनों हाइड्रोजन एटम बोल रहे हैं। यही रीजन है कि 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर ऐसे बहुत अच्छी तरीके से समझे, 2 हाइड्रोजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से चैलेंज कर रहे हैं। तो दोनों हाइड्रोजन दूर जाना चाहेंगे, तो एक हाइड्रोजन क्या हुआ, प्लेन से दूर गया। कैसे दूर गया, ऐसे प्लेन से ऊपर उड़ गया, है ना। प्लेन ये है, इसमें एक हाइड्रोजन क्या प्लेन, क्यों, क्योंकि एक दूसरे से टकरा है। टकराना कम होगा, डिस्टेंस जितनी ज्यादा हो स्टेबिलिटी ज्यादा हो। और ये वाला हाइड्रोजन कहां चला है, नीचे की ओर चला जाएगा। तो उसमें प्लेन में क्या, एक ऊपर चला गया हाइड्रोजन, दूसरा नीचे चला गया। तो जब हाइड्रोजन ऊपर चला तो ये जो कार्बन एटम चूंकि इसके साथ एसोसिएटेड है, तो कार्बन एटम भी क्या हुआ, इस प्लेन को छोड़ दिया। जो प्लेन में था वो कार्बन एटम प्लेन में नहीं रहा। और ये वाला भी जो कार्बन एटम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है नीचे क्यों गया, तो ये वाला कार्बन भी इस प्लेन का पार्ट नहीं रहा। और इस प्लेन का पार्ट नहीं रहा, इस वजह से हम लोग बोलेंगे। तो इसमें कौन सा फैक्टर आ रहा है यहाँ पर, नॉन बॉन्डिंग रिपल्शन फोर्स। नॉन बॉन्डिंग रिपल्शन फोर्स, नॉन बॉन्डिंग रिपल्शन फोर्स की वजह से ये हाइड्रोजन एक अबव द प्लेन चला जाता है, बिलो द प्लेन। इस वजह से ये कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। ये समटाइम वैन वाल रिपल्शन फोर्स, समटाइम से वैन वाल रिपल्शन फोर्स, वैन वाल रिपल्शन फोर्स बोल सकते हैं। बात क्लियर है। तो इंटीरियर हाइड्रोजन है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। गड़बड़ कौन कर रहा है, इंटीरियर हाइड्रोजन। तो आपको पता है जब जब समाज में पाप बढ़ने लगता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जब असामाजिक तत्व समाज में आ जाते हैं तो समाज का काम क्या होता है, उस असामाजिक तत्व को उखाड़ फेंकना, बाहर फेंक देना, समाज से बाहर निकाल देना। ये तो हाइड्रोजन गड़बड़ कर रहा है ना। अगर हाइड्रोजन होते तो एक दूसरे से टकराते नहीं तो आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता, आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता तो एक ही प्लेन में होता, कंप्लीट 10 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता, और यहाँ पर कंपाउंड एरोमेटिक होता है। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन गड़बड़ कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन हटा दो। यहाँ पर कोई ऐसा ले लो एटम, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो, क्योंकि बॉन्ड का मतलब अट्रैक्शन फोर्स, बॉन्ड बनने का मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है तभी बॉन्ड बनना है। यहां पर आप बॉन्ड कर, तो कोई ऐसा एटम ले ले जो कि बाइवैलेंट हो, तो यहां पर CH2 ले लो। ऑक्सीजन भी आप ले सकते हैं, NH भी ले सकते हैं। तो जब CH2 ले लेंगे तो ये कैसा ऊपर की ओर, CH2 कैसा हो जाएगा, इस ऐसे हो जाएगा। तो जब ऐसे हो जाएगा बाकी जो इसमें 10 कार्बन आइटम वो सारे प्लेन, जो बोर्ड का प्लेन उसी में रहेगा, और CH2 वाला ऐसा हो जाएगा। तो इसका बेसिकली रेजोनेंस में कोई रोल नहीं रहेगा। तो जितने पार्ट में डीलोकलाइजेशन वो सारे एक प्लेन में है, और उस केस में 10 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से सिस्टम कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। राइट। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन ले या फिर यहाँ पर CH2 ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड जनरली मोस्ट स्टेबल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जबकि सेम टाइम एंटी एरोमेटिक क्या होता है, अनस्टेबल होता है। आइए इसके बारे में लोग बात करें क्यों ऐसा होता है।
पॉलीगन थ्योरी बोलती है कि इसमें 6 एटम से बेंजीन का फॉर्मेशन और 6 एटम का फॉर्मेशन। तो 6 एटम में टोटल पाई बॉन्ड पे अगर हम लोग फोकस करें तो टोटल यहाँ पर 6 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो यहां पर टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, जिसमें कि 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे और 3 ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही होंगे। टोटल 6 इसमें कार्बन एटम है, इसमें 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसमें वर्क ट्रांसफर अकॉर्डिंग सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम है उसमें जाएगा, फिर इसके बाद हायर वाले में जाएगा, पहले अनपेयर्ड होगा, फिर इसके बाद इसमें पेयरिंग करेगी और पेयरिंग कुछ इस तरीके सारे के सारे इसमें सारे कैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे सारे कैसे होगा, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही रीजन है कि ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। जबकि हम लोग इसके बारे में बात करें, इसमें 4 एटम का पार्टिसिपेशन है, तो 4 होंगे इसमें, तो 4 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, 4 का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, 2 का लेवल एक जैसा होगा और इस तरीके 4 एटम का। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, पहले एंटी बॉन्डिंग बॉब प्रिंसिपल के हिसाब से, बॉब प्रिंसिपल के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वहां होगा जिसमें सबसे कम एनर्जी लेवल होगी, तो पहले इसमें जाएगा, फिर इसके बाद इसमें अब 2, तो पहले हमारे पास टोटल 2, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। जबकि इसमें कितना है, जितने भी एरोमेटिक वाले होंगे सारे में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि एंटी एरोमेटिक का केस होगा तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी इंटरमीडिएट है, सारे इंटरमीडिएट में से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब यहां पर इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होगी, और यही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, यानी रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज कर जाता है। यही रीजन है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एक खास बात है, डाइमराइजेशन वाली बात आ जाती है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डाइमराइज होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो किस तरीके डाइमराइज होंगे, कुछ इस तरीके से डाइमराइज होंगे। इसका होमोलाइसिस होगा, इसका होमोलाइसिस होगा, इसका होमोलाइसिस होगा, इसका होमोलाइसिस होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो याद रखना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं और डाइमराइज होते हैं। तो अब बताइए कैसा हो गया, क्योंकि इसमें रिंग में sp3 हाइब्रिडाइज हो गए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। फिर इसके बाद नॉन एरोमेटिक, और फिर लास्ट में है एंटी एरोमेटिक, लास्ट में है एंटी एरोमेटिक, राइट। और इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या है, ये अनस्टेबल होते हैं। जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर अनस्टेबल पे होते हैं और इनके अंदर डाइमराइज होने की टेंडेंसी होती है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज, है ना, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी का पार्ट हो, या फिर हकर रूल का पार्ट हो, है ना, या फिर हकर रूल्स का पार्ट हो, तो उन कंपाउंड को क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। फिर से समझिए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज अगर एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो इसे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग बोलते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये कंपाउंड दे रखा है, तो क्या ये एरोमेटिक होगा, तो बेसिकली ये सिस्टम तो एरोमेटिक नहीं, याद रखिएगा रिंग के इनसाइड बॉन्ड होना चाहिए। रिंग के एटम का अगर किसी बाहरी एक्सटर्नल एटम के साथ डबल बॉन्ड, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा सिंगल। डबल बॉन्ड केवल रिंग के इनसाइड होना चाहिए, इनसाइड आउटसाइड का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। तो ये तो देखो रिंग के अंदर है, बट ये रिंग के बाहर है, रिंग के आउटसाइड है, तो यहां पर बात नहीं बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा।
ब्रेक कर दे, कुछ इस तरीके से ब्रेक करे सो दैट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और जब बॉन्ड रोटेट करते हैं ऑलवेज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा करने पे इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, जो जैसा वो एज इट इज। तो अब क्या आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस वाले ये वाला पॉजिटिव चार्ज बेसिकली डीलोकलाइजेशन में आ गया। सिंस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है तो एरोमेटिक, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, तो जो कैरेक्टर इसके अंदर होगा वही करते हैं, यानी ये ओवरऑल कंपाउंड क्या बोला जाएगा, एरोमेटिक। तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है, तो ये कंपाउंड क्या बोला जाएगा, एरोमेटिक बोला जाएगा। सिमिलरली इस वाले बॉन्ड को ऐसे रोटेट कर दे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, इस वाले बॉन्ड को ऐसे रोटेट कर दे, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इससे भी रेजोनेंस ले सकता है, इससे भी रेजोनेंस ले सकता है। दोनों ही केसेस में आप क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज का एरोमेटिसिटी मीन डीलोकलाइजेशन में रोल आ गया है, इसका नेगेटिव चार्ज तो फिक्स है, ये एज इट इज रहेगा, बट यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। सिंस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, तो ये आयन जो होगा वो एरोमेटिक है, और चूंकि इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो, इस वजह से ये भी एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाएगा। सिमिलरली इसके बारे में बात किया जाए, ये कंपाउंड, इसको आप रोटेट करेंगे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। बताइए पॉजिटिव चार्ज है 2 पाई 2 पाई, टोटल 4 पाई। 4 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, 4 पाई का मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, 4 पाई का मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। सिमिलरली हम लोग इसके बारे में बात करें, CO बॉन्ड है, राइट, इसको आप ब्रेक कर दें, तो जब इस बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो इस पे कैसे चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, तो इस रिंग में सिंस 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, राइट। तो ये भी क्वाशी एरोमेटिक के कैटेगरी में है, सिंपल एरोमेटिक भी बोल सकते हैं, बट पॉजिटिव चार्ज सिंस रिंग का पार्ट इस वजह से एक क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या एरोमेटिक है कि नहीं, तो यस आंसर है, एरोमेटिक है ये। सिमिलरली इस कंपाउंड के बारे में बात किया जाए, अपेरेंटली तो ये एरोमेटिक नहीं है, इसमें आपको बॉन्ड रोटेट करना पड़े, कुछ इस तरीके से बॉन्ड रोटेट करे सो दैट यहां का बॉन्ड ब्रेक होने पे दोनों ही रिंग एरोमेटाइज हो जाए। तो याद रखिएगा, अगर ऑड नंबर में एटम्स का पार्टिसिपेशन है रिंग में, तो 3, 7, 11 अगर इतने एटम की रिंग है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एरोमेटिक आएगा। 5, 9 या 13 का केस होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो एरोमेटिक होगा। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगा। तो सिंस इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, ईच रिंग में इसमें 2 पाई, इसमें 6 पाई, सेपरेट रिंग, चूंकि एरोमेटिसिटी आ गई इसलिए ये कंपाउंड कैसा बोला जाएगा, एरोमेटिक बोला जाएगा। तो अभी देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव और दोनों ही एरोमेटिसिटी में जा रहे हैं, दोनों ही डीलोकलाइजेशन का पार्ट है, इस वजह से कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। 7th वन के बारे में बात की जाए, अभी ये तो एरोमेटिक नहीं है, लेकिन जब इसका आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस ले सकता है, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ले दीजिए। जब इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देंगे तो अभी क्या हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, और यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बात है क्या ये क्वाशी एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा, तो आंसर क्वाशी एरोमेटिक कैटेगरी में नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना तो पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा ना ही नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट हो, तब ये कंपाउंड कैसा होगा, तब ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, राइट। तो 6 के बारे में हम लोग बात करते हैं। 6 नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड की अगर हम लोग बात करते हैं, जब पॉलीबेंजोनाइट सिस्टम आपने सुना होगा। अभी फ्यूज्ड रिंग की बात आ रही है, फ्यूज्ड रिंग की बात आ रही, तो इसमें 2 रिंग फ्यूज हो रहे हैं बट नॉन बेंजोनाइट है, तो क्या ये सिस्टम एरोमेटिक होगा। तो आइए इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, वेदर ये एरोमेटिक होगा कि नहीं है। तो एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बॉन्ड रोटेट करना पड़ेगा, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखने पड़े। किसी एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में भी अगर एरोमेटिसिटी हो तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो बात आई किस डायरेक्शन में बॉन्ड रोटेट, तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया 3 मेंबर, 7 मेंबर और 11 मेंबर रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एरोमेटिक होगा। 5, 9, 13 का केस होगा, तो उस केस में
एंटी एरोमेटिक केस होगा। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव चार्ज, ये 5 मेंबर है, 7 मेंबर, इस पे आपको नेगेटिव चार्ज देना है। कुछ इस तरीके से बॉन्ड रोटेट करें सो दैट इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। इसको आप बॉन्ड रोटेट कर दे, बॉन्ड रोटेट करने पे कुछ इस तरीके, अभी नेगेटिव चार्ज इस पे आ चुका है, जो जैसे है वो एज इट इज कर दीजिए, है ना। इस बॉन्ड को चूंकि रैप्चर किया है, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा। देखो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले डबल बॉन्ड से रेजोनेंस ले लेगा, तो जब इस वाले डबल बॉन्ड से रेजोनेंस लेगा तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसके बाद ऐसा, तो अब अगर इसको आप समझना चाहे, जानना चाहे तो देख ले, इसमें इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का। इसमें बात करें कि लोन पेयर रेजोनेंस में है 2 2 4, फ्यूज बेंजीन रिंग का केस होगा तो ये याद रखना, एक एक पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना। जैसे एक नेपथलीन का लगे हाथ एग्जांपल आप देख ले, नेपथलीन अगर फ्यूज रिंग का केस होता तो उसमें कैसे हम लोग ईच रिंग में एरोमेटिसिटी होनी चाहिए। तो ईच रिंग में एरोमेटिसिटी हम लोग कैसे देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग जब सेपरेट रिंग के बारे में बात करेंगे, ऐसे यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो टोटल 6 पाई बॉन्ड। इसी तरीके जब यहां पर हम लोग बात करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन। वही चीज यहां पर हम लोग बात करेंगे 1 2 3 4, और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इससे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, तो ये भी एरोमेटिक होगा। तो नॉन बेंजोनाइड अगर फ्यूज रिंग की बात आती है तो उसमें एजुलीन बहुत ही फेमस कंपाउंड है, जिसकी चर्चा जरूर की जाती है, नॉन बेंजोनाइड अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। बट 2 डबल बॉन्ड यहां पर ट्रांस वाले हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द डबल बॉन्ड है वो सिस वाले हैं, ठीक है। तो इस वाले में क्या होता था, मैंने आपको क्या बताया था, 2 इंटीरियर हाइड्रोजन, कैविटी स्पेस चूंकि कम होता है, इंटीरियर हाइड्रोजन रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स की वजह से एक हाइड्रोजन ऊपर, दूसरा वाला नीचे चला, ऊपर नीचे जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो यहां पर ये सिस्टम कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक है ना, ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो गया। तो किसी ने बोला यार कि अगर ऐसा किया जाए, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ये इंटीरियर हाइड्रोजन ही हटा दिया जाए, सारे डबल बॉन्ड का पैटर्न कैसे कर दिया, सिस कर दिया जाए, तो वो सारे डबल बॉन्ड का पैटर्न सिस कर दिया, जितने भी डबल बॉन्ड सारे के सारे सिस हो गए। रिंग में सिस और ट्रांस कैसे पहचानते, बहुत ही सिंपल है, अगर इस तरीके का पैटर्न है तो ये सिस वाले का केस होगा, और अगर उस तरीके का है, किस तरीके का, उस तरीके का, तो ये ट्रांस का केस होगा, है ना, ये ट्रांस का केस होगा, ये सिस का केस है, ट्रांस का केस है। तो आप कंपेयर कर लीजिए, 2 इसमें ट्रांस हो गए, इसमें एक ट्रांस, बाकी रेस्ट ऑफ द इसमें डबल बॉन्ड सिस पैटर्न में, सिस ज्योमेट्री इसकी है। तो इसमें ये, लेकिन यहां पर भी क्या है, इस वाले केस में ऑल सिस है, लेकिन ये एक प्लेन में नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर ये अनस्टेबल होता है, ये ज्योमेट्री अनस्टेबल क्यों होता है, यहां पर एंगल ऑफ स्ट्रेन होगा। सारे अगर एक प्लेन में कर देंगे तो क्या होगा, इसमें एंगल ऑफ स्ट्रेन, एंगल ऑफ स्ट्रेन की वजह से ये वाली ज्योमेट्री एक्सेप्टेबल नहीं होती है। एक ट्रांस अगर लेते, बाकी दिस से लेते, तो यहां पर एंगल ऑफ स्ट्रेन ये वाला फैक्टर है, और प्लस अदर स्ट्रेन, है ना, हाइड्रोजन वाला फैक्टर जो ये। तो इस वजह से जब लोग बात करते हैं तो ये वाली ज्योमेट्री जिसमें होगी मोस्ट स्टेबल, लेकिन यहाँ पर इंटीरियर हाइड्रोजन गड़बड़ करते हैं। तो इसमें तरीका क्या बताया है, हाइड्रोजन हटा के कोई ऐसा ग्रुप ले ले जो कि बाईवैलेंट हो, या एटम ले ले बाईवैलेंट ले ले, तो उसके इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली। तो इन तीनों में से कोई सा भी आ जाए, सारे के सारे एंटी एरोमेटिक, सारे सारे नॉन प्लेनर है, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल वाला केस मिल जाएगा, राइट। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं एनुलीन 12 के बारे में, है ना। तो एनुलीन 12 के बारे में देखिए, यहां पर एनुलीन 12, तो एनुलीन 12 के बारे में बात करते हैं। तो एनुलीन 12, इसमें कितने एटम है, काउंट करेगा, इसमें यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगेन यहां पर जो इंटीरियर हाइड्रोजन है, इंटीरियर हाइड्रोजन की वजह से जो
इसमें स्टेरिक स्ट्रेन है ना। हाइड्रोजन का साइज होगा 1 का, आज तो हाइड्रोजन एटम का साइज सबसे छोटा होता है, लेकिन कभी कभी क्या छोटा भी, ये आप बोल सकते हैं छोटा का बड़ा धमाल के तरीके काम कर रहा है। 4 हाइड्रोजन है, कैविटी स्पेस इतना इनफ नहीं है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, आउट ऑफ प्लेन हो गए। आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बात क्लियर है। एनुलीन 12 के बाद बात करते हैं एनुलीन 14। एनुलीन 14 के बारे में बात करते हैं। तो एनुलीन 14 क्या होगा, आइए बात करते हैं एनुलीन 14 के बारे में। तो एनुलीन 14 क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो एनुलीन 14 की अगर बात करें, अल्टरनेट ऑर्डर पे आपको सिंगल डबल का पैटर्न दिखाना है, वो आप अल्टरनेट ऑर्डर पे आप दिखा सकते हैं, राइट। तो इसमें भी क्योंकि नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन के बीच डिस्टेंस है। तो इसमें टोटल 14 कैटेगरी किसकी है, 4n+2π की है, यानी कि एरोमेटिक हुआ। तो ये कंपाउंड बेसिकली, लेकिन इसमें एरोमेटिसिटी उतनी अच्छी नहीं। ये कंपाउंड क्या होता है, ये कंपाउंड डिस्ट्रॉयड बाय एयर एंड लाइट विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 HRS आवर्स। यानी आल्दो है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए एरोमेटिक है कि नहीं, तो आंसर है यस, ये एरोमेटिक है ये। बट ये एरोमेटिसिटी उतनी अच्छी नहीं, यानी हाइड्रोजन बेसिकली जो हाइड्रोजन के बीच का गैप होना चाहिए उतना इनफ अभी भी नहीं आ पा रहा, बट इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो ये आपका एरोमेटिक एनुलीन 14 भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बट याद रखना ये एरोमेटिसिटी उतनी अच्छी इसमें नहीं होती है ना। आइए हम लोग बात करते हैं एनुलीन 18 के बारे में। एनुलीन 18 के बारे में बात किया जाए तो एनुलीन 18 के बारे में, इसी में एनुलीन 16 भी आप बता सकते हो। एनुलीन 16 कैसे होगा, एनुलीन 16 का देखो सिंपल सा है, अगर बात किया जाए एनुलीन 18 और 16 दोनों का केस देख लें। एनुलीन 16 है, किस कैटेगरी फॉलो कर रहे हो, 4n+5। तो जब एनुलीन 16 का केस होगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। वहां पर इंटीरियर हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन खत्म हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए देख लीजिए। इंटीरियर एक कार्बन और इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। अल्टरनेट ऑर्डर पे सिंगल डबल का पैटर्न आप दिखा दे। अल्टरनेट ऑर्डर पे सिंगल डबल का पैटर्न आप दिखा दे। तो अभी क्या है, इसमें नंबर ऑफ एटम बढ़ गए, तो अब इंटीरियर हाइड्रोजन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंटीरियर हाइड्रोजन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो एनुलीन 16 होगा ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसमें वो फैक्टर अदर फैक्टर्स से वर्क कर नहीं। तो सिंपल हम लोग 4n मीन हकल्स रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे, और हकल्स रूल के अकॉर्डिंग जो एनुलीन 16 है वो कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अभी हम लोग बात करें एनुलीन 18 के बारे में। ये क्या है, बेहतरीन एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे बेहतरीन एरोमेटिक कंपाउंड है, आइए उसके बारे में बात करें। तो एनुलीन 18 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, तरीका समझिए, वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इस तरीके से याद रखेंगे तो रिलेटिवली याद रखना ज्यादा आसान होगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर एनुलीन 18 का याद रखना रिलेटिवली ज्यादा आसान होगा। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, इसको इरेज करना है।
ठीक, अल्टरनेट ऑर्डर पे डबल सिंगल डबल को अटेंड करते हैं। अब देखिए कैविटी में इतना इनफ स्पेस है, हाइड्रोजन 2-4 अगर आते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्टरनेट याद रखिएगा, अल्टरनेट ऑर्डर पे आपको डबल सिंगल कहीं से भी स्टार्ट, तो कोई फर्क नहीं, अल्टरनेट ऑर्डर पे डबल सिंगल का पैटर्न है। बेहतरीन एनुलिन एक्टिन आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया है ना। एक कंपाउंड के बारे में और हम लोग बात करते हैं, इसमें खास बात है, वो खास बात अगर आपको पता है तो कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस कंपाउंड के बारे में खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, पेरिफेरल रेजोनेंस है, पेरिफेरल रेजोनेंस है, मतलब केवल एजेस में रेजोनेंस है। ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है प्योर डबल बॉन्ड है। कैसा डबल बॉन्ड है ये? प्योर डबल बॉन्ड, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट केवल एजेस में, तो एजेस में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इस तरीके का डीलोकलाइजेशन है। और इस तरीके डीलोकलाइज कितने पाई इलेक्ट्रॉन का? 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा तो ये कंपाउंड कैसा बोला जाएगा? एरोमेटिक। तो याद रखिएगा, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, जो नहीं दिखती है वैसी होती है। तो ये डबल बॉन्ड याद रखिएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसका ज्यादा हो, बाकी सारे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर एक जैसा होगा लेकिन इसका डिफरेंट होगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। जब इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजिनेशन कराते तो इसमें से पूछा जाता कौन सा डबल बॉन्ड हाइड्रोजिनेट होगा, तो हाइड्रोजिनेशन किसका होता है? डबल बॉन्ड का होगा। जिसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, प्योर डबल बॉन्ड है वो उसका होगा। तो इस वाले डबल बॉन्ड का केवल हाइड्रोजिनेशन होता है, रेस्ट ऑफ द डबल बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा। ये कंपाउंड में एरोमेटिक याद रखना, एक्सक्लूडिंग दिस पाई बॉन्ड, बाकी सारे पाई इसमें पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन